नमस्कार, प्यारे छात्र छात्राओं, विद्या गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने हिंदी का सीरीज स्टार्ट किया था। आज उसी हिंदी के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेट 1 का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखे हैं, वो जाके देखिए। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान हो गया और कुछ संस्कृत का हमने सेट कराया है। वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और कुछ कुछ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो रहा है। वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बायोलॉजी के वीडियो को भी देखिए, अच्छे से उसमें भी समझाया जा रहा है। जल्द ही आप लोगों का जितना भी सिलेबस है जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर में, ताकि आप लोगों के पास अगर 20 दिन भी उधर बचे तो आप लोग अगर देख लीजिए सारा वीडियो तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, अपने बातों को और आगे मैं तो नहीं बोलूँगा कुछ, बस आप लोग जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महात्मा गांधी की मृत्यु किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1949 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1950 ईस्वी में। जैसा कि जानते हैं कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कितना? तो 30 जनवरी 1948, ये बात ध्यान में रखिएगा। और किसने मारा था गोली? तो नाथूराम गोडसे ने मारा था। कहाँ पे मारा था? तो दिल्ली के बिड़ला हाउस में मारा था। दिल्ली के बिड़ला हाउस से ही निकल रहे थे जो नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ये 20 के दांत से लिया गया है। ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। देखिए, जैसा कि आप लोग अगर कहानी पढ़े होंगे तो वहाँ देखे होंगे सेन साहब की 5 लड़कियां थी। उन पांचों लड़कियों का नाम क्या था? एक का नाम था सीमा रजनी, दूसरी की नाम रजनी, आलो, सीमा रजनी आलो, शेफाली शेफाली और एक है आरती। आप लोग देखे होंगे जब पढ़े होंगे बुक, तो ये सारे नाम आप लोग याद रख लीजिए। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो 5, सीमा रजनी आलो शेफाली आरती। और सेन साहब को कितना पुत्र था? तो एक ही पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पुत्र का नाम केसु था, जिसे खोखा भी नाम दिया गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन आ गया है। कह रहा है, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? ऑप्शन ए है राजा शंकर प्रताप के, ऑप्शन बी है राजा रत्नसेन के, ऑप्शन सी है राजा सैविक के, ऑप्शन डी है राजा वरगुन के। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा वरगुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? 1020 का, 1020 ईस्वी का, 1030 ईस्वी का, 1040 ईस्वी का और 1050 ईस्वी का। देखिए बेतमा जो दान पत्र है ना, वो राजा भोज जो था उन्हीं के शासनकाल में मिला था और ये 1020 ईस्वी का है। तो बेतमा दान पत्र जो है ये 1020 का हो जाएगा। ये दक्षिण भारतीय राजाओं के शासनकाल में मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आ गया हम लोगों का। अब यहाँ से व्याकरण चालू हो गया है। देखिए उच्चारण स्थान पूछा है। थ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है ओष्ठ, ऑप्शन बी है दंत, ऑप्शन सी है कंठ, ऑप्शन डी है मूर्धा। तो देखिए थ का उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो ये दंत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मैं आप लोगों को उच्चारण स्थान के लिए कुछ सूत्र बता देता हूँ। जैसे देखिए थ का उच्चारण स्थान के लिए एक सूत्र होता है, ऋतु लसानाम दंत। जैसे देखिए इसको लिखिए ऐसे, लोरिका।
तो और सुका ऋतु लसानाम लो सा नाम नमनस्वा हो गया ऊपर में ऋतु लसानाम। देखिए ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है स्क्रीन पे। ऋतु लसानाम अंस्वा है ये यहाँ पे दंत, इसका सूत्र हो गया। अब इस सूत्र के द्वारा देखें लिरी लिरी अगर की बात करें तो लिरी भी हो गया। अतु मतलब क्या हो गया तो वर्ग में जितने भी लेटर आते हैं तो थ दो ध मूर्धन्त न सॉरी दंत न तो वर्ग में जितने भी लेटर आते हैं कौन कौन सा तो थ दो ध दंत न ल का उच्चारण और एक तरीके से यहाँ स्व लिखा है तो स्व का उच्चारण, ये सभी का उच्चारण कहाँ से होगा दांत से होगा। अगर देखिए कंठ की बात करते हैं एक फार्मूला इसका भी लिख लीजिए अकुह विसर्जनीयानाम कंठ अकुह विसर्ज लिखने में जान रहे हैं कि दिक्कत हो रहा है। अकुह अ कमरसु का ह है विसर्ज नियानाम ऐसे लिखिए निया निया नाम कंठ। देखिए ये क्या सूत्र हुआ ओ आ गया तो इसमें आ भी आ गया। कु मतलब क वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा क ख ग घ अंघ ह और विसर्ग का ये जो उच्चारण होता है वो कंठ से होता है। तो यहाँ पे दो सूत्र हो गया आप लोगों को। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, अगर कहीं कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए क्योंकि उच्चारण स्थान से आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा के और दूसरा भी लिख देते हैं, थोड़ा देखिए मिट रहा है। अब देखिए यहाँ से हम इसका लिख देते हैं मूर्धा का। मूर्धा का जो सूत्र होता है वो याद रखिएगा रीटू रीटू रसानाम रसानाम मूर्धा मदुर्गु का होगा यहाँ पे अधा का रेपा का। यहाँ पे देखिए ये क्या कहना चाहिए री हो गया टू टू मतलब ट वर्ग में कोई भी लेटर ले लीजिए ट ठ ड ढ मूर्धन्त न र और मूर्धन्त स्व का उच्चारण मूर्धा से होगा। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक मैं और अपने मन से लिख देता हूँ जो आप लोगों के काम आएगा। यहाँ पे इसको मिटा दूं मैं, ये मिटेगा नहीं, इरेजर लेना पड़ेगा। चलिए ये देखिए खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब मैं आप लोगों को और एक नाम लिखना चाहूँगा। इसको देखिएगा जैसे आप लोगों को तालु से अगर हो तो इच्वी सानम तालु, इसका सूत्र होता है इचु यसानाम यसानाम तालु। तो ये देखिए उच्चारण स्थान आप लोग इतना सा भी कम से कम याद करिएगा ना तो आपको आ ही जाएगा। इचु यसानाम तालु हर सही हो गया तो दुर्गही भी हो जाएगा। चू मतलब चौवर्ग, य मतलब यो हो गया और तालब स्व का उच्चारण जो है वो तालु से होता है। और बहुत बार जो पूछा जा रहा है वो दोस्तों कंठोस्तम और वकारस्य दंत ओष्ठ, व का उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों से होता है और ओदोतो कंठोष्टम ओ और औ का उच्चारण कंठ से होता है। और ये सब चीज़ों को आप लोगों को याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन आए कभी तो आप लोग उसे बता सकें कि इसमें क्या है क्या सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहले मैं इसको साफ कर दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वो जितने भी सूत्र लिखाएं आप लोग उसे एक बार याद कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। जैसे मैंने लिखाया था पहला ऋतु लसानाम दंतः, दूसरा लिखाया ऋतु रसानाम मूर्धः, तीसरा लिखाया अकुह विसर्जनीयानाम कंठः और चौथा लिखाया इच्वी सानम तालु। ये कम से कम इतना सा लिख लीजिएगा।
और एक होता है आप लोगों को अभी जो बताएं हम, ओदोतो कंठोष्ठ और वकारस दंतोष्ठ, और भी बहुत सारा होता है। जैसे एदेतो कंठ तालु, ए और आई का उच्चारण कंठ और तालु से होता है। यमांगना नासिका, जितने भी पांचवा अक्षर रहता है प्रत्येक वर्ग का, तो वो सारे का अनुनासिक से उच्चारण होता है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का कि व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां होती है। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है 6, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 3, ऑप्शन नंबर डी है 4। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा 5। काहे होगा 5? तो देखिए व्यंजन वर्ण की अगर हम बात करें तो व्यंजन वर्ण को 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? क से लेके म तक इसको कहा जाता है स्पर्श व्यंजन। क ख ग घ से लेके च छ ट थ, जो भी आगे बीच में प फ ब भ म, यहाँ तक जो होता है क से लेके म तक, इसको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। तालब श मूर्धन्त स दंत स और ह को उष्म व्यंजन कहा जाता है। अक्ष त्र ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है और ढ और ढ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। तो इस तरह से 5 वर्गों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उन्हें क्या कहते हैं। पहला है ह्स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर, और जो ऑप्शन मिलेगा आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, जैसे स्वर वर्ण के उच्चारण के आधार पे अगर पूछें तो स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का स्वर लगता है और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का स्वर लगता है। और इसे संकेतिक करने के लिए आगे ओम का जैसे लिखा हुआ आता है। और इसे सबसे अधिक देखिए वैदिक ऋचाओं या संगीतों में पाया जाता है ये सब। और ये प्लुत स्वर का उदाहरण में आप लोगों को देखिए पुकारने में, चिल्लाहट में, संबोधन में जोर देने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्लुत स्वर यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं है। अगर प्लुत स्वर रहता तो वही इसका आंसर हो जाता। तो ये प्लुत आधा प लमरसु का तो प्लुत स्वर। अब ये प्लुत स्वर ही इसका आंसर हो जाएगा। 3 मात्रा का बोला है। 1 मात्रा का लगता तो हर्ष स्वर। इसमें कौन कौन सा आता है? हर्षही, ओ, उ, री, ली। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत क्या होता है? आ, दुर्गही, दुर्गहु, री, ए, ओ, ये सब लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए इसमें से इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो प्लुत स्वर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वो हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा। आप लोग थोड़ा देखिए वीडियो बनाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप लोगों को जो कराया जा रहा है बस उतना सा ध्यान में रखिए तो आप लोगों को सारी बातें समझ में आएगा। देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। अनुनासिक वर्ण किसे कहते हैं? देखिए जो भी आप लोगों के पास अनुनासिक वर्ण है वो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो अनुनासिक वर्ण होता है। जैसे प्रत्येक वर्ग का क का 5वां वर्ग क्या होगा? क ख ग घ अंघ। जब अंघ लिखेगा तो ये 5वें स्थान पे होता है। च का 5वां वर्ग क्या होता है? च छ ज झ य। अब ये य हो गया। ट का क्या होता है? ट ठ ड ढ मूर्धन्त न। और त का क्या होता है? त थ द ध दंत न। और प का क्या होता है? प फ ब भ म। तो ये जितने भी 5वां अक्षर है आप लोग देख रहे हैं ये अनुनासिक वर्णों की संख्या है। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। इसका जो उच्चारण होता है वो नाक से किया जाता है। इसका सूत्र भी आप लोगों को अगर नहीं बताएं तो बता देते हैं। यमंग नानह नासिका ऐसे लिखिएगा। इसका सूत्र होता है य म अंघ न मूर्धन्त न नमाका नमनस्वा यम अंग नानम नासिका। तो देखिए इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो नाक से होता है। तो अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 5 है, हमने बता दिया। स्वर संधि के कितने भेद हैं? चलिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ।
देखिए मिटा गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो ऑप्शन के आधार पे देखिए हम लोग काम यहाँ पे करेंगे। स्वर संधि के कितने 4 भेद हैं, 5 भेद हैं, 2 भेद हैं या 3 भेद हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, स्वर संधि के 3 भेद हैं। पहला कौन सा? हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में 1 मात्रा का समय, दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पूछा जा रहा है स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसमें तो आप लोगों को अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ऑप्शन तो यहाँ पे इसका आप लोग देख ही लिए होंगे, सी नंबर हो जाता। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है। 34वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? दुस जोड़कर, दुस में हलंत है जोड़कर, दुह जोड़कर और दुस दुष्क जोड़कर र। तो देखिए दुष्कर जो है ना, इसमें जो संधि हुआ है वो विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है दुष्कर। तो इसमें दुह जोड़कर ही इसका सही आंसर हो जाएगा दुष्कर। देखिए दुस जोड़कर नहीं होगा, शुरू में ही दे दिया है, वो दोनों गलती है, ए और बी ऑप्शन। दुह जोड़कर ही दुष्कर होता है, विसर्ग संधि है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ फिर आ गया, योर और लव कौन सा व्यंजन कहलाता है? तो ऑप्शन ए है उष्म व्यंजन, ऑप्शन बी है अघोष वर्ण, ऑप्शन सी है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन डी है अंतअस्थ व्यंजन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। अंतअस्थ व्यंजन में योर और लव आता है। अगर हम लोग कहें उष्म व्यंजन में तो तीनों स्व, तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व और हो जो आता है वो सब किस में आता है? उष्म व्यंजन में आता है। और स्पर्श व्यंजन में कहें तो क से लेके म तक जो भी वर्ण आता है वो स्पर्श व्यंजन में आता है। अग एक और बच गया हम लोगों का बी नंबर ऑप्शन, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर और ये जो हमारा उष्म वर्ण है, ये उष्म वर्ण, ये सब मिला के क्या हो जाएगा? अघोष वर्ण कहलाता है या अघोष व्यंजन कहलाता है। तो पहला और दूसरा और यहाँ उष्म समझ में आया आप लोगों को? पहला मतलब प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प। और क का दूसरा क्या हो जाएगा? ख। च का दूसरा क्या हो जाएगा? च का छ। ट का दूसरा क्या होगा? ठ। त का क्या हो जाएगा? थ। प का क्या हो जाएगा? फ। ये सब दूसरा वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। उष्म के ये बारे में आपको बता ही दिए थे, तालब स्व, मूर्धन्य स्व, दंत स्व, ह। ये सब क्या होता है? उष्म मतलब अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर जिन्होंने भी नहीं समझा है तो पीछे थोड़ा सा वीडियो करके देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है छात्र, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है घनिष्ठ, ऑप्शन डी है उपरोक्त। तो देखिए छात्र तो ऐसे लिखा नहीं जाता है, छ छबला आता है, छात्र छात्र। कालिदास में दुर्गी का नहीं होके हर्षी का होता है, तो ये गलत हो गया। घनिष्ठ इसमें सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाएगा। देखिए 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है? मौ है, मौ में हलंत है, मन है और मनु है। तो मनुज जब भी याद रखिएगा, मनुज में जो उपसर्ग है वो मन है। मन यहाँ पे थोड़ा सा लगा लीजिएगा, क्योंकि देखिए मनुज जो होता है ना, उसका अर्थ होता है विचारशील या बुद्धिमान। तो यहाँ पे मनुज शब्द में जो है मन, इसमें क्या है? उपसर्ग है। तो थोड़ा सा देखिए ऑप्शन में यहाँ पे मन में छूट गया हलंत, आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर चिन्ह के बारे में है। निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो देख ही रहे हैं, क्वेश्चन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे अगले स्लाइड पे आएगा। 39वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो देखिए आप लोगों को संज्ञा के बारे में तो पता ही होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा।
देखिए नीचे भी देखिए उसी से दिया गया है, आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? देखिए आर्यवर्त किसी का नाम है, किसी देश का नाम है, जैसे भारत का ही नाम तो आर्यवर्त है, और किसी देश का नाम या जगह का नाम ये किसी व्यक्ति को विशेष करके व्यक्तिवाचक संज्ञा ही इसमें होता है, क्योंकि ये किसी जाति का नहीं बल्कि ये किसी खास व्यक्ति का बोध कराता है, खास स्थान का बोध कराता है। तो ये जातिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन में सी नंबर सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? मतलब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछा गया है, शब्द की जाति को क्या कहते हैं? यानी कि आपसे यहाँ पूछा जा रहा है शब्द जो जाति बताए, जो शब्द किसी की जाति बताए उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, समास कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, लिंग कहते हैं। देखिए जिस शब्द से जाति का पता चले उसको लिंग कहते हैं कि उस शब्द का जाति क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछता है, तो उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42वां नंबर क्वेश्चन कहता है शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी है पुल्लिंग, ऑप्शन सी है उभयलिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ शक्ति जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द पूछा रहा है, एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो, बहुवचन कहते हैं, एक वचन कहते हैं, द्विवचन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि एक व्यक्ति या एक पदार्थ का बोध करा रहा है, तो ये एक वचन ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कारक के कितने भेद होते हैं? ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हेयो अरे। देखिए कारक के सूत्र, कारक के देखिए चिन्हों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। आप लोग कारक को भी याद करिए। ये देखिए छोटा छोटा व्याकरण का चीज है। ये सारे चीज को आप लोगों को याद करना पड़ेगा ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छा मार्क्स उठा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ ही गया, कारक का चिन्ह से ही। को के लिए किस कारक की विभक्ति है? आपादान, संबंध और ऑप्शन जो भी दो होगा वो आपको आगे मिलेगा, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ को के लिए किसका है। देखिए कर्ता का पहला चिन्ह होता है ने, कर्म को, करण से और संप्रदान को के लिए। तो को के लिए यहाँ पे देखिए द्वितीया में भी को आता है, चतुर्थी में भी को आता है। देखिए जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कर्तन कर्म को और यहाँ देखिए संप्रदान प्रदान को, इसके साथ के लिए भी आता है, के लिए भी आता है। देखिए अब वहाँ जगह नहीं बचा है तो इसलिए लिख नहीं पाए हम। तो को के लिए देखिए कर्म को, इस को में और इस को में क्या फर्क है? जैसे किसी को कोई चीज दे दिया जाए और वो चीज उससे वापस नहीं लिया जाए तो वहां पे संप्रदान को होगा, और किसी को दे के कोई चीज वापस ले लिया जाए तो वहां को द्वितीया हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मोहन धोबी को कपड़ा देता है। अगर धोबी को कपड़ा देगा तो वो वापस लेगा कि नहीं? धोबी से जरूर वो वापस लेगा। तो यहाँ पे जो को हो जाएगा, मोहन धोबी को जो होगा यहाँ पे द्वितीय हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए संप्रदान को का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे राजा गरीबों को दान देते हैं। अब यहाँ गरीबों को जो हो गया, अगर कुछ भी दान देगा राजा तो वो क्या वापस लेगा? नहीं ना, तो वो दे ही दिया। तो एक तरह से यहाँ पे आप लोगों को शब्दों से और वाक्यों से पहचानना पड़ेगा कि को दोनों में से संप्रदान है कि कर्म वाला को है, द्वितीय वाला को है। तो यहाँ पे को के लिए जो है चतुर्थी में आता है संप्रदान कारक में। तो जहाँ जहाँ भी आपको संप्रदान कारक मिल जाएगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे आएगा।
देखिए यहाँ पे 46वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है। ऑप्शन ए है कारक करण कारक का, ऑप्शन बी है अधिकरण कारक का, ऑप्शन सी है कर्ता कारक का, ऑप्शन डी है कर्म कारक का। शिकारी ने बाघ मारा तो कर्ता ने पहले ही दिख गया, ने चिन्ह है तो कर्ता के साथ ही आता है। तो देखिए आप लोगों को कर्ता सूत्र एकदम याद करके ही जाना है और आसान है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 100 में से 50 ही तो क्वेश्चन का जवाब देना है, जो भी 50 जानेंगे उसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 47वां नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह जो ना करे सो थोड़ा किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए है संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी है निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी है संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन डी है परिमाण बोधक विशेषण। तो देखिए ऐसा आदमी अगर बोला जाए तो आदमी के बारे में कुछ शब्द लगाया है ऐसा, तो ये कहीं ना कहीं सर्वनामिक विशेषण ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही इसलिए हुआ, देखिए सर्वनामिक विशेषण क्या कहता है, संज्ञा के पहले कोई शब्द लगकर संज्ञा की अगर विशेषता बताए तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ऐसा जो है उसकी विशेषता बता रहा है, कैसा आदमी, ऐसा आदमी, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है। कौन सा प्रत्यय धार्मिक में, क है, मिक है, इक है या मृक है। तो यहाँ पे देखिए इक प्रत्यय है, इसमें से धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। धार्मिक धर्म जोड़ इक धार्मिक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 49 नंबर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 50वां नंबर क्वेश्चन, और यही हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलिए एक दो क्वेश्चन और भी करा देंगे, उसके बाद हम लोग 75 तक क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखिए क्या लिखा है 50वां नंबर क्वेश्चन, जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है, उसे कौन क्रिया कहते हैं या कौन सी क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन ए है देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है यौगिक क्रिया, ऑप्शन सी है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है सकर्मक क्रिया। तो देखिए जब कर्ता कोई काम नहीं करके खुद दूसरे को करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे पढ़ना और पढ़वाना, कर्ता खुद नहीं पढ़ेगा उसको पढ़वाएगा, कोई करेगा और कोई काम करना और करवाना, जैसे करना और करवाना ये सब क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है। जैसे हम कहेंगे कोई चीज़ काटना है, हम नहीं काटेंगे कटवाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सारी क्रियाएं जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग 51वें नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसके बाद हम लोग आगे भी करेंगे, 51 के बाद से 75 तक करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। मैं मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जब कर्ता के साथ क्रिया आ जाए तो उसको डायरेक्ट ही हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वो सकर्मक क्रिया होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मतलब वह क्रिया जो अपने साथ कर्ता लेती हो उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो गया, मैं घड़ा भरता हूँ, घड़ा भरने का कारण मैं खुद कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखिए थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं जब कुछ पढ़ाता हूँ तो थोड़ा उसके बारे में बताने लगता हूँ, अगर डायरेक्ट टिक कराऊँ तो जल्दी ही हो जाएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग थोड़ा समय दीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब करिए, मुझे भी आप लोगों से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो को बनाने में, आप लोग देखते हैं हमें भी अच्छा लगता है। चलिए इसके लिए
आप लोगों को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर मैं आऊँगा। आज के लिए बस इतना सा ही। जय हिंद।